Hi everyone, my name is Harshita. Welcome to my YouTube channel Study with Harshita. तो आज हम फिर से हाजिर हैं चैप्टर 2 लेकर ऑफ क्लास 11th ऑफ इकोनॉमिक्स। कल हमने शुरू किया था चैप्टर 1 और आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 2 और ऐसे ही हम सभी चैप्टर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस एंड मोर अपडेट। ठीक है, देन लेट्स स्टार्ट गाइस। आज का जो चैप्टर है उसका नाम है इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। ठीक है, जो कल हमने फर्स्ट चैप्टर किया था उसमें क्या था, जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी वो एट द टाइम ऑफ बिफोर इंडिपेंडेंस, वो इंडिपेंडेंस से पहले का जो टाइम था उस टाइम पे इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो कैसे थी। और जो अब हम सेकेंड चैप्टर में जो पढ़ रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस, वी कैन से दैट कि आज़ादी के बाद जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी थी वो कैसे थी। ठीक है, और आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर द लर्नर्स विल लर्न come to know the goal of इंडिया 5 ईयर प्लान। इंडिया में 5 ईयर प्लान क्यों आए, क्या इनकी ज़रूरत थी, ये सब हमें पता चलेगा इस चैप्टर को कवर करके। नो अबाउट द डेवलपमेंट पॉलिसीज इन डिफरेंट सेक्टर्स सच एज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री फ्रॉम 1950 टू 1990। ठीक है, इस टाइम पे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज की क्या ग्रोथ हुई, उनका क्या मतलब रोल रहा डेवलपमेंट में, जो मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस जो इंडिया एज अ पुअर कंट्री मानी जाती थी एज कम्पेयर टू आफ्टर इंडिपेंडेंस जो इंडिया है वो एक डेवलपिंग कंट्री के रूप में उभर कर आई। तो वो सब कैसे हुआ ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, लर्न टू थिंक द मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ अ रेगुलेटेड इकोनॉमी। ठीक है, पहले जो हमारी इकोनॉमी थी वो बिल्कुल भी रेगुलेटेड नहीं थी, वो अंग्रेजों के हाथ में थी और जैसे उनका मन कर रहा था वो उस तरीके से हमारी इकोनॉमी को हैंडल कर रहे थे। बट अब क्या है, इन 1950s में हमारे देश आज़ाद हो गया है तो हमारी जो इकोनॉमी है वो रेगुलेटेड है। ठीक है, वो गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट की गई है, इंडिया के गवर्नमेंट द्वारा। तो वो सब कैसे इतना सब चेंजेस आए, तो वो सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो आराम से बैठिएगा और देखो गाइस, मैं आपको सब डिटेल में कराऊंगी, बट आपका फर्ज ये बनता है कि आप पहले चैप्टर को अच्छे से आप भी पढ़ें, पहले एक बार ये वीडियो देख लें और उसके बाद आप चैप्टर पढ़ें, या फिर आप पहले चैप्टर पढ़ लें बाद में ये सुन लें। ठीक है, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, बट आपकी जो चैप्टर की रीडिंग है वो मस्ट है। आपको अच्छे से क्लियर तभी होगा जब आप अपना ओन एफर्ट दिखाएंगे। ठीक है, ओके, नाउ कम टू इंट्रोडक्शन। अब हमारा देश है जो आज़ाद हो चुका है on 15th August 1947. Now the question raised that which is the most suitable economic system for our nation. ठीक है, पहले तो हमारे पास कोई सिस्टम ही नहीं था, बट अब जो क्वेश्चन जो रेज हुआ वो यही हुआ कि हम अपने कंट्री के लिए कौन सा मतलब बेस्ट से बेस्ट सुटेबल इकोनॉमिक सिस्टम लाएं जिससे सबके वेलफेयर की बात हो रादर देन फ्यू ऑफ पीपल। ठीक है, कुछ लोगों को हमें साथ लेकर नहीं चलना था, हमें सब लोगों को की वेलफेयर को देखना था। ठीक है, तो इसमें हमें वो चीज़ें देखनी है कि हमें कौन सा जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो अपनाना है। ओके गाइस, एक मिनट, ज़्यादा स्क्रॉल हो गया आई थिंक। ओके, ठीक है, और जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे आफ्टर इंडिपेंडेंस वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आया था कि कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम अपनाना चाहिए और कौन सा हमारी कंट्री के लिए बेस्ट होगा। ठीक है, एवरी सोसाइटी हैज़ टू आंसर 3 क्वेश्चंस। चाहे हम कैसा भी इकोनॉमिक सिस्टम अपना लें, सभी के लिए 3 क्वेश्चंस रेज हो रहे थे। व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस इन द कंट्री, कौन से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाने चाहिए। हाउ शुड द गुड्स एंड सर्विसेज बी प्रोड्यूस्ड,
कैसे हमें प्रोड्यूस करने चाहिए, वो हमें लेबर के थ्रू करवाने हैं या फिर हमें मशीनरी के थ्रू हमें अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है, अपनी सर्विसेज को देना है। ठीक है, तो इसमें ये सेकंड जो था मतलब ये चीज़ थी कि हमें लेबर ज़्यादा यूज़ करनी है अपने प्रोडक्ट में या फिर मशीन्स का ज़्यादा यूज़ करना है। हाउ शुड द गुड्स एंड सर्विसेज बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल। ठीक है, अब हमने अपना प्रोडक्ट भी बना लिया, मैन पावर यूज़ कर ली, मशीन पावर यूज़ कर ली, उसके बाद हमारा जो प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया, जब अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमें अपना प्रोडक्ट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, व्हाट आर द डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो वो क्या रहेंगे, ये मतलब हर इकोनॉमी के लिए क्वेश्चन था। 3 टाइप ऑफ इकोनॉमीज होती हैं। फर्स्ट वन इज कैपिटलिस्ट, सेकेंड वन इज सोशलिस्ट एंड थर्ड वन इज मिक्स्ड इकोनॉमीज। ओके, 3 तरह की इकोनॉमीज होती हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। ओके, जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी थी उसमें क्या था, उसमें मतलब तीनों थी। जो फर्स्ट था उसमें क्या था कि सिर्फ वही कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस किए जाएंगे जिनकी डिमांड ज़्यादा होगी, ताकि प्रॉफिट के लिए सेल किए जा सकें और डोमेस्टिक मार्केट में भी और फॉरेन मार्केट में भी अच्छा प्रॉफिट कमाया जा सके। इनका जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी का जो मेन मोटिव था वो ये था कि जिस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होगी वही प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे ताकि प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा रहे और हम उस प्रोडक्ट को इजीली हम क्या कर सकें, बेच सकें फॉरेन मार्केट में भी और डोमेस्टिक मार्केट में भी। डोमेस्टिक मार्केट जो हमारी होम कंट्री की जो मार्केट होती है उसको बोलते हैं, और फॉरेन में फॉरेन की मार्केट वो होती है जो आउट ऑफ द कंट्री होती है। ठीक है, तो वहाँ पर हम इजीली सेल कर सकते हैं। तो इसमें क्या था, इसमें मतलब फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कार की डिमांड थी, मान लो उस टाइम पे, देन कार ही प्रोड्यूस करेंगे। बाईसाइकिल की डिमांड है तो बाईसाइकिल ही प्रोड्यूस करेंगे। ओके, देन जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका विरोध किया था, इससे बहुत सारे लोग जो है पीछे छूट गए थे, विदाउट द चांस टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। उनका कहना था कि वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा नहीं सकते, वो लोग वैसे ही पीछे छूट जाएंगे। तो हम ये जो है ये इकोनॉमी नहीं लेंगे, ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी वाला ये चीज़ नहीं अपनाएंगे, क्योंकि इसमें क्या था, सिर्फ डिमांड वाले जो डिमांडेड जो प्रोडक्ट्स थे वही प्रोड्यूस किए जा रहे थे। नाउ कम टू सेकेंड वन, सोशलिस्ट। ठीक है, इसमें द गवर्नमेंट डिसाइडेड गुड्स प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सोसाइटी। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कौन से जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी की नीड्स को एनालाइज करते हैं और उसकी बेसिस पे ही क्या करते हैं, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाता है। देन इट इज अज्यूम्ड दैट द गवर्नमेंट नोज व्हाट इज गुड फॉर पीपल ऑफ आवर कंट्री। इसमें कंज्यूमर की डिजायर को इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही थी। ठीक है, इसमें क्या था, जो गवर्नमेंट है वो अपने आप ये सोच रही थी कि हाँ अच्छा ये प्रोडक्ट कंज्यूमर की नीड के लिए नीडेड प्रोडक्ट है, हम ये प्रोड्यूस करेंगे। तो उसमें क्या है, जो कंज्यूमर की जो डिज़ायर है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। गवर्नमेंट अपने आप डिसाइड करेगी उन्हें क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे उनको मैन लेबर और मशीन का यूज़ करके प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है। तो सारी चीज़ें क्या थी, गवर्नमेंट ही डिसाइड कर रही थी। ठीक है, इसमें हम ओवरऑल बात करें तो सोसाइटी हैज़ नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में था। ठीक है, और इसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, इन क्यूबा एंड चाइना फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर गवर्न बाय द सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स। ठीक है, चाइना में और क्यूबा में ये चीज़ फॉलो की जाती है। ओके, नाउ कम टू द मिक्स्ड इकोनॉमीज। मिक्स्ड इकोनॉमीज क्या होती है, इसमें गवर्नमेंट एंड मार्केट टुगेदर आंसर दिस 3 क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चंस कौन से थे,
what goods and services should be produced in the country, how should the goods and services be produced, how should the goods and services be distributed among people। इन तीनों के जो क्वेश्चंस हैं वो गवर्नमेंट और मार्केट मिलकर ही आंसर करेगी। व्हाट टू प्रोड्यूस और हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट। देन मार्केट प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज कैन प्रोड्यूस वेल। ठीक है, इससे क्या होगा, जो मार्केट है वो अच्छे से अपना काम कर पाएगी और गवर्नमेंट अपना अच्छे से काम कर पाएगी, कोई भी किसी पर ज्यादा हावी नहीं रहेगा। गवर्नमेंट विल प्रोवाइड एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज विच द मार्केट फील्स। ठीक है, जो मार्केट फील कर जाएगी जिसको प्रोवाइड करने में, उसको क्या करेगी, गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। ओके, आपको समझ आ गया। इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट का भी और मार्केट का भी दोनों का ही रोल रहता है। ओके, व्हाट इज अ प्लान। ठीक है, हमने सब कुछ कर लिया, कौन सी इकोनॉमी को हमें अडॉप्ट करना है वो सब कर लिया, तो एक प्लान की बहुत ज़्यादा नीड थी कंट्री में, क्योंकि अगर हम जैसे कुछ करते जा रहे हैं विदाउट प्लानिंग, हम ये नहीं लगा पाएंगे कि हमें क्या अचीव करना है, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा और इन फ्यूचर हमें किसके लिए काम करना है। ठीक है, जैसे अब हम मतलब ऐसे ही चल रहे हैं तो हमें ना अपनी ग्रोथ का पता चलेगा, ना हमें ये पता चलेगा कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो प्लानिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फेज था उस टाइम पे, और उस टाइम पे प्लानिंग की नीड अराइज हुई ताकि हम अपने फ्यूचर गोल्स को ये देख पाएँ कि हाँ हमें ये चीज़ अचीव करनी है और उसके लिए क्या प्लान्स रहेंगे। इसी वजह से क्या हुआ, 5 ईयर प्लान्स आए। इसी वजह से क्या हुआ, 5 ईयर प्लान्स आए। और इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ। 1948 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आ गया था फॉर इंडस्ट्रीज। ठीक है, जैसे पहले बहुत कम इंडस्ट्रीज थी, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस मतलब इंडस्ट्रीज सेटअप होने लग गई थी। ओके, इंडस्ट्रीज सेटअप होने लग गई थी तो उसके क्या हो गया था, उनके लिए पॉलिसीज बनाई गई थी 1948 में। ओके, इन 1950 में प्लानिंग कमीशन वो सेटअप। ठीक है, 1950 में प्लानिंग कमीशन सेटअप किया गया था, जिसको हम 5 ईयर प्लान्स भी बोलते हैं, जिन्होंने बहुत मेजर रोल प्ले किया था इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ओके गाइस, द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग जो कहा जाता है वो कहा जाता है प्रशांत चंद्र महानोबिस को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। मेनली इन्होंने सेकंड प्लान में जो है देखो, द सेकंड प्लान अ लैंडमार्क कंट्रीब्यूशन टू डेवलपमेंट प्लानिंग इन जर्नल लेड डाउन द बेसिक आइडिया रिगार्डिंग गोल्स ऑफ इंडियन प्लानिंग। ठीक है, जो सेकंड प्लान था उसमें जो ज़्यादा ग्रोथ हुई और वह बहुत मतलब कारगर साबित हुआ। और एक मिनट रुकिए गाइस, मैं अब आपको थोड़ा नोट से पढ़ाती हूँ। ओके, ठीक है, ये हमने पढ़ ही लिया। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है। कैपिटलिस्ट होती है जो सिर्फ क्या करते हैं, जो डिमांडेड गुड्स हैं उनको प्रोड्यूस करना। सोशलिस्ट होती है जो गवर्नमेंट अपने आप एज्यूम कर लेती है कि मतलब नीड क्या है सोसाइटी की, और मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों मिलकर साथ काम करते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज इन डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन अकॉर्डिंग विद नेशनल प्रायोरिटीज। ठीक है, जैसे इनकी प्रायोरिटीज होती है उसी के हिसाब से क्या करते हैं, रिसोर्सेज का यूज करते हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स टू बी अचीव्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। ठीक है, जो गोल ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, उसके जो 5 फीचर्स थे, जो 5 ईयर प्लान आए थे उनके 5 फीचर्स थे, वो क्या क्या लेकर आए थे, हम एक बार उनको देखते हैं। मॉडर्नाइजेशन हुआ था, 5 ईयर प्लान आने से क्या हुआ था, मॉडर्नाइजेशन हुआ था बिकॉज ऑफ अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन सोशल आउटलुक। जैसे हमने मतलब 5 ईयर प्लान अडेप्ट किए थे, वो कैसे कैसे कि हर 5 साल बाद हम क्या करेंगे, अपनी जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे और हम अपने ग्रोथ को देखेंगे कि हमने कितना अचीव किया है, क्या
पेंडिंग है, क्या हमें और एफर्ट्स करने चाहिए, कहाँ और कौन कौन से एरियाज हैं जिनमें हमें काम करना चाहिए। सेल्फ रिलायंस रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्ट। ठीक है, उस टाइम पे हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करते थे गुड्स को, तो हमने क्या किया, उसको रिड्यूस किया। हमने अपनी कंट्री में ही जो इंडस्ट्रीज हैं उनको सेटअप किया और सेल्फ रिलायंस बनाने की कोशिश की हमारी कंट्री को, कि हम कम से कम इम्पोर्ट करें, जो हम कंट्री में बना सकते हैं एटलीस्ट वो तो हम बनाएं। ठीक है, हमारा ये मोटिव था। इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्रीज इन द एग्रीगेट आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हमारी कंट्री में टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट होगी, इंडस्ट्रीज सेटअप होंगी, सेल्फ रिलायंस की बात होगी, तो हम ऑटोमेटिकली हमारी जो ग्रोथ होगी। ओके, इक्विटी, रिडक्शन इन इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ठीक है, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी थी इनकम में, तो उस पर भी थोड़ा काम किया गया कि मतलब बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी ना हो, जो सेम लेवल के जो पर्सनल्स या फिर एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके साथ इनइक्वालिटी ना हो, उनको सेम इनकम और वेल्थ प्रोवाइड करे जाए। एज जैसे मतलब स्टैंडर्ड सेट कर देना कि हाँ अच्छा इसने ये कोर्स कर रखा है, इसके पास इतना एक्सपीरियंस है, मीन्स सेम लेवल पे जो काम कर रहे हैं उनको इक्वली ट्रीट किया जाए, कहने की बात ये है यहाँ पर। फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन ऑल पीपल इन द वर्किंग एज ग्रुप। पहले क्या होता था, जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाती थी वो सीजनल बेसिस पे की जाती थी, या फिर सिर्फ कुछ दिन के लिए, जब तक वो काम कंप्लीट नहीं हो जाता। लेकिन 5 ईयर प्लान आने से क्या हुआ, फुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करी गई एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो क्या रहे, मतलब काम के टाइम पे काम भी करें और जब उनका मतलब कम रश हो काम का, जब भी उनको सैलरी मिलती रहे। ओके, जो शॉर्ट टर्म गोल्स, ये थे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स जो कि हमें लॉन्ग रन में अचीव करने थे। और जो हमारे शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव थे वो क्या थे, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव वेरी फ्रॉम प्लान टू प्लान डिपेंडिंग ऑन द करंट नीड्स ऑफ द कंट्री। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर जो फर्स्ट प्लान था 1951 से 56 तक, ठीक है, 1951 से शुरू हो गया था हमारी जो प्लानिंग, 1950 में प्लानिंग कमीशन सेटअप किया गया था। 1951 से 56 तक फर्स्ट फेज रहा था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान रहा था, फोकस ऑन हायर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ठीक है, फर्स्ट में एग्रीकल्चर पर बहुत ध्यान दिया गया था, सेकंड में जो है वो एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री पर शिफ्ट हो गया था, सेकंड में इंडस्ट्रीज पर बहुत ध्यान दिया गया। इन इंडिया ग्रोथ एंड इक्विटी आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑल 5 ईयर प्लान। द गोल ऑफ करंट 5 ईयर प्लान इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ठीक है, जो 2017 तक चलते रहे, उसके बाद इनको चेंज कर दिया गया, इनका जो नाम है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करके कुछ प्रोग्राम रख दिया गया 5 ईयर प्लान का। ओके, कम टू एग्रीकल्चर मतलब पहले क्या था, हमने कल चैप्टर में डिस्कस किया था कि लो प्रोडक्टिविटी थी और अच्छे क्वालिटी की मतलब टेक्नोलॉजी यूज नहीं की जाती थी। और अब क्या रोल है वो हम डिस्कस करते हैं। एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी system and economic activities. The role of agriculture can be clearly seen from the following. Agriculture contributes significantly in national income. It provides employment to a large labor force. It provides the basis for industrial developments. इंडस्ट्रीज को मतलब रॉ मटेरियल कहाँ से सप्लाई होता है, वो एग्रीकल्चर से ही होता है। A large portion of country trade and services depend upon agriculture operations. ठीक है, मेन फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, लो प्रोडक्टिव, अभी भी लो प्रोडक्टिविटी थी, डाइवर्स अनएम्प्लॉयमेंट, जो मतलब एम्प्लॉयमेंट थी वो ऐसे ही थी, सीजनल बेसिस पे थी। जब सीजन आता था किसी चीज़ का, जैसे धान लगाने होते थे, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लेबर की नीड होती थी, धान की कटाई होती थी तब भी लेबर बहुत ज़्यादा नीड होती थी। तो मतलब ऐसे सिर्फ टाइमली उनको क्या मिलता था, एम्प्लॉयमेंट मिलता था। डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल, मानसून पे डिपेंड थे। ठीक है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ
farmer is to secure subsistence for his family, not to earn profit। ठीक है, उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो सिर्फ फार्मिंग तक ही सीमित था और अपने घर चलाने तक ही सीमित था, बजाय कि प्रॉफिट कमाने तक। ठीक है, वो डेली बेसिस पर अपना मतलब कमाते थे और डेली बेसिस पर अपना कंज्यूम करते थे। ट्रेडिशनल इनपुट्स, ठीक है, ट्रेडिशनल इनपुट्स यूज करते थे उस समय पर, जिससे क्या हुआ, मतलब ज़्यादा अच्छे से जो प्रोडक्टिविटी है, जो आउटपुट मिलना चाहिए था वो नहीं हो पाया। स्मॉल होल्डिंग्स, छोटे छोटे मतलब ज़मीन के टुकड़े हुआ करते थे, जिसपे मतलब इतना ज़्यादा नहीं होता था कि वो खुद भी खा लें और प्लस में बेच भी दे, सिर्फ उनका खुद का ही कंजप्शन के लिए हो पाता था वहाँ से। बैकवर्ड टेक्नोलॉजी, जो पुराने मेथड्स अडॉप्ट किए जाते थे एग्रीकल्चर में, वही अडॉप्ट किए जा रहे थे। तो इससे क्या हो रहा था, इससे उनकी जो लैंड है वो भी डिग्रेड होती जा रही थी, बार बार मतलब एक ही फसल को उगाए जा रहे थे बार बार, इससे लैंड डिग्रेड हो रही थी और मतलब उनकी टेक्नोलॉजी भी इतनी अच्छी नहीं थी, तो मतलब उनकी ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होती थी। लैंडलॉर्ड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते थे, क्योंकि वो जैसे पहले उनको हमेशा से ही क्या थी, हमेशा से ही रेंट लेने की मतलब आदत थी, वो क्या मतलब यहाँ पे थोड़ी कम होती जा रही है, तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स रहते थे हमेशा। उनको मतलब उनका जो दबदबा उस टाइम पे था वो अब थोड़ा कम होता जा रहा था, तो हमेशा उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स रहते थे। प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर में क्या प्रॉब्लम्स थे, इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स, क्योंकि अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं थे इंफॉर्मेशन देने के लिए, गाइड करने के लिए फार्मर्स को कि ये टेक्नोलॉजी, ये सीड्स आपको यूज़ करने चाहिए, ये फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स आपको डालने चाहिए, हाँ, कैसे आपको अपनी मतलब लैंड की जो है मतलब प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो। तो ये चीज़ें मतलब नहीं थी, ये चीज़ें लैक कर गई थी उस टाइम पे। लैक ऑफ क्रेडिट एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज उस टाइम पे। अब जो हम करंट सिचुएशन देखते हैं 2021 में, जो हम सिचुएशन देखते हैं एज कम्पेयर टू दैट टाइम 1950s में जो सिचुएशन थी, उस टाइम पे जो क्रेडिट और लोन्स की जो फैसिलिटीज थी फार्मर्स को बिल्कुल ना के बराबर थी। ठीक है, अगर वो होती तो उस टाइम पे फार्मर्स लोन लेकर अच्छा काम कर पाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। साइज ऑफ होल्डिंग का जो उनका साइज था वो बहुत कम था। जनरल प्रॉब्लम्स क्या थी, प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड, ज़्यादा पॉपुलेशन है तो सबके हिस्से में बहुत ज़्यादा मतलब लैंड नहीं आ सकती, तो ये भी था। लैंड डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेड होती जा रही थी। सब्सिस्टेंट फार्मिंग, ठीक है, और टेक्निकल प्रॉब्लम्स, ऑब्सोल्यूट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, ये हमने डिस्कस कर लिया। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, ये भी कर लिया। क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है, क्रॉपिंग जो पैटर्न है वो बार बार एक ही फसल को उगाए जा रहे हैं, तो इससे क्या हुआ, जो लैंड है वो बैरन होती जा रही है, जो मतलब क्या लैंड डिग्रेड होती जा रही है, उसमें बिल्कुल भी मिनरल्स नहीं बचे हैं। ठीक है, तो मतलब क्या करना चाहिए, मल्टीपल क्रॉप्स को उगाना चाहिए ताकि जो लैंड है हमारी वो भी डिग्रेड ना हो और अच्छे से हमारी फार्मिंग हो। रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर, क्या क्या रिफॉर्म्स हुए एग्रीकल्चर में, ठीक है। उस टाइम पे जो हमारे यूएसए से फूड इंपोर्ट किया जाता था, क्योंकि हमारे पास इतना उगता ही नहीं था, बिकॉज हम एक ही टेक्नोलॉजी को यूज़ किए जा रहे थे और मतलब सिर्फ वीट राइस ये 2-3 चीज़ें ही हम उगाते जा रहे थे, इसलिए हमारी जो लैंड है वो बैरन हो गई थी, इतनी आउटपुट नहीं दे पाती थी। तो हमें यूएसए से उस टाइम पे क्या करना पड़ता था, अंग्रेजों के समय क्या करना पड़ता था, वहाँ से इंपोर्ट कराना पड़ता था। ठीक है, फिर लैंड रिफॉर्म्स आए। लैंड रिफॉर्म्स ने क्या कर दिया, जो मीडिएटर्स होते थे उनको हटा दिया और फिर और जो कल्टीवेटर्स होते थे उन्हीं को लैंड ओनर बना दिया गया। लैंड रिफॉर्म्स में क्या हुआ था, जो मीडिएटर्स होते थे उनको हटा दिया गया
और जो कल्टीवेटर्स होते थे, जो एक्चुअल फील्ड में जाकर काम करते थे, उन्हीं को ओनर बना दिया। ठीक है, यहाँ पर टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर, अबोलिशिंग, एक मिनट रुकिएगा, इसे मैंने फर्स्ट स्किप कर दिया। ओके, लैंड रिफॉर्म रेफर्स टू चेंज बॉट अबाउट इन द एग्रियन स्ट्रक्चर थ्रू डायरेक्ट इंटरवेंशन बाय द स्टेट। ठीक है, मीडिएटर्स को हटा दिया गया, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, उस टाइम मतलब कल्टिवेटर्स को लैंड ओनर बना दिया गया था, पॉलिटिकल विल भी हट चुकी थी। प्रॉब्लम्स ऑफ वॉलंटरी सरेंडर बाय टेंटेंट, उन्होंने जो टेंटेंट्स थे उन्होंने पॉलिटिकली सरेंडर कर दिया था। इन एडुकेट प्रूफ ऑफ टेंटेंसी, उनके पास कोई प्रूफ नहीं था कि भाई वो क्यों रेंट मतलब वसूल कर रहे हैं उनसे। जर्नल रिफॉर्म्स, एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, इरिगेशन फैसिलिटीज को बढ़ाया गया ताकि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग फार्मिंग अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, प्रोविजन ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई। सपोर्ट प्राइस पॉलिसी, मतलब एक जो प्राइस है वो सेट कर दिया गया कि इससे नीचे जो फसल है वो नहीं बेची जाएगी। रेगुलेटेड मार्केट्स एंड कॉरपोरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज, जो मतलब रेगुलेटरी मार्केटिंग सिस्टम आया, इसमें वो नज़र रखते थे कि कोई ज़्यादा मतलब माल प्रैक्टिसेस तो नहीं कर रहा है मार्केट में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के साथ, तो रेगुलेटरी बॉडीज बनाई गई। ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन आया और जो कि 1960s टू 1970s में आया था, और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है इसने इन द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर। इसमें द यूज ऑफ HVY सीड्स और ग्रीन रेवोल्यूशन वाज लॉन्च इन 1965। यूज ऑफ पैकेज इंपोर्ट्स, पैकेज इंपोर्ट्स का यूज करने लगे। साइंटिफिक रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, मतलब रोटेशन ऑफ क्रॉप्स चल गया, एक बार ये फसल उगाई है देन उसके बाद ये फसल उगाएंगे। ठीक है, माइनर इरिगेशन वर्क्स वर टेकन अप। राइज इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, जिससे क्या हुआ प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज हुई। इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में भी इंक्रीज हुआ और इनकम में भी इंक्रीज हुआ। अचीवमेंट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, क्या अचीवमेंट्स थी ग्रीन रेवोल्यूशन की? राइज इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज इन इनकम, राइज इन कमर्शियल फार्मिंग। देखो गाइस, मैंने ऊपर ये सब डिस्कस कर लिया था, तो मैं इसलिए एक बार पॉइंट्स डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ। आपके पास आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब आंसर लिखेंगे तो ये पॉइंट आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखने हैं। ठीक है, मैं इनको बताती जा रही हूँ, आप अपने लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। ठीक है, impact on social revolution, use of new technology, HYV seeds, fertilizers, increase in employment। देखो जब पहले क्या था, जो काम है वो बहुत लेट होता था, क्योंकि हल जोतते थे और उसी से जो खेत को बहाते थे। लेकिन अब जो मतलब उस टाइम पे क्या हुआ, जो नई मशीन्स टेक्नोलॉजी यूज करी गई, उससे क्या हुआ, जो काम मतलब 2-4 दिन में होता था, हफ्तों में होता था, वो काम एक दिन में या फिर कुछ घंटों में होने लग गया। तो इससे टाइम भी बचा और मतलब उन्होंने एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुई, क्योंकि मशीन को हैंडल करने वाला भी चाहिए। तो ये सब चीज़ें मतलब बेटर होने लगी पहले से। फेलियर्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, फेलियर्स क्या रहे? क्योंकि फेलियर्स हम कह सकते हैं, देखो एक तो जो मोर यूज ऑफ फर्टिलाइजर से क्या होगी, लैंड डिग्रेडे होने लग गई। ठीक है, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन हो गया, मतलब ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज करने से जो जैसे जो केचुए होते हैं, जो कुछ कीट होते हैं, वो मतलब एग्रीकल्चर के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, उसको अच्छे से प्रोड्यूस करने में। मिट्टी में वो बहुत मतलब एसेंशियल रोल प्ले करते हैं, लेकिन वो फर्टिलाइजर से क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, और जिससे क्या हो पाती है, वो मिट्टी में वो लवणता नहीं रह पाती। तो ये इसका ड्रॉबैक था। इंक्रीज इन इनकम डिस्पैरिटी बिटवीन स्मॉल एंड बिग फार्मर्स,
पार्शियल रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। और ये जब आया था, फर्स्ट फेज इसका आया था जो 1960s में इसका फर्स्ट फेज आया था, वो कुछ मतलब रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था कुछ स्टेट को लेकर, पंजाब, हरियाणा, यूपी एंड आंध्र प्रदेश में। ओके, तो ये भी इसका फेलियर रहा था, सब में नहीं हो पाया था। और सेकंड फेज में मतलब नंबर ऑफ स्टेट्स में स्प्रेड हो गया था। इंडस्ट्रीज, रोल ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रीज में क्या रोल रहा है इंडस्ट्री सेक्टर का? मीटिंग एवर राइजिंग डिमांड, राइजिंग पीपल इनकम। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। इंडस्ट्रियल वेल डेवलप्ड इकोनॉमीज आर इकोनॉमिकली prosperous. Role of industrialization lies in keep to high volume of exports। ठीक है, इंडस्ट्री सेटअप होने से वो मतलब आज के उसमें कैसे जितने ज़्यादा इंडस्ट्रीज वेल एस्टेब्लिश्ड होंगी किसी कंट्री में, उतनी ही ज़्यादा वो कंट्री डेवलप होगी। ठीक है, ऐसे बोलते हैं क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है और वो मतलब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो बहुत सारी चीज़ें लेकर हैं। और जब एम्प्लॉयमेंट होगी तो ऑटोमेटिक उस कंट्री की ग्रोथ होनी ही होनी है। तो ये हाई पोटेंशियल वॉल्यूम, हाई पोटेंशियल फॉर ग्रोथ, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, लीड्स टू मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सिंस इंडिपेंडेंस। ओके, देखो गाइस, जब हम आंसर लिखेंगे फाइनल पेपर में आंसर लिखेंगे या आप पहले प्रैक्टिस करते हो, तो आपको देखो पहले का बताना है कि उस टाइम पे क्या हुआ था, और प्रेजेंट का जरूर बताना है। अगर आपके पास करंट का डाटा, आपको सर्च करके रखना है कि करंट का जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो कितनी चल रही है, करंट की जो जीडीपी है वो कितनी है, करंट की जो एग्रीकल्चर सेक्टर की जो ग्रोथ है वो कितनी है। तो आप सबको ये चीज़ मेंशन ज़रूर करके आने हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये चीज़ें। अगर आप अपने आंसर में ये सब चीज़ें मेंशन करोगे तो आपका आंसर बहुत अच्छा होगा। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। ठीक है, रीजनल इम्बैलेंस रिस्ट्रिक्टेड टू फ्यू स्टेट्स, इंडस्ट्रियल सिकनेस, हाई कॉस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ड्यू टू लैक ऑफ हेल्दी कॉम्पिटिशन। मैं आपको अच्छे से बताती हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। Sectoral imbalance, agriculture and infrastructure have failed to provide the support to the industrial sector। ठीक है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो इतना मतलब जितना आउटपुट उसे देना चाहिए था, जितनी ग्रोथ उसके होनी चाहिए थे, वो नहीं हुई। और जिससे क्या हुआ, रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज को नहीं मिल पाया, तो इंडस्ट्रीज भी अपने क्या होगा मतलब अपना एम अचीव नहीं कर पाई। ठीक है, तो उन्होंने भी लैग कर दिया वहाँ पर। रीजनल इम्बैलेंस रिस्ट्रिक्टेड टू फ्यू स्टेट्स, कुछ स्टेट में क्या कर दिया गया, इंडस्ट्रीज को सेटअप नहीं करने दिया गया कि आप मतलब इंडस्ट्रीज को यहाँ सेटअप नहीं कर सकते, आप कहीं बाहर के एरियाज पर इंडस्ट्रीज को सेटअप कीजिए। इंडस्ट्रियल सिकनेस विच इज द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रीज क्या थी, जितना उनको आउटपुट करना चाहिए वो उतना आउटपुट मतलब सिक इंडस्ट्रीज हो गई हैं। तो इससे क्या हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, क्योंकि वो ज़्यादा मतलब अपने एम्प्लॉयज़ को हटा देंगे जो एक्स्ट्रा होंगे। ठीक है, हाई कॉस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ड्यू टू लैक ऑफ हेल्दी कंपटीशन। अगर यहाँ पर हेल्दी कंपटीशन नहीं होगा, किसी फॉरेन कंपनी या फिर जो कॉम्पिटिटर है विद इन कंट्री नहीं होगा, तो वो जो कंपनी है वो क्या करेगी, हाई प्राइसेस चार्ज करेगी। डिपेंडेंस ऑन द गवर्नमेंट फॉर रिडक्शन इन टैक्स और ड्यूटी टू मेक इम्पोर्ट ईजियर। ठीक है, जो हम यहाँ की जो इंडस्ट्रीज थी वो क्या थी, टोटली डिपेंडेंट थी गवर्नमेंट के ऊपर कि वो हम पर दया करें और हम मतलब अपना एक्सपोर्ट करेंगे तो हम पर ज़्यादा क्या करें मतलब इम्पोर्ट ड्यूटी या ये सब ना लगाएं। ठीक है, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर की जो पुअर परफॉर्मेंस के कारण अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी, इंक्रीजिंग कैपिटल आउटपुट रेशियो। ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जो एक बनाया गया था 1948 में और जो सेकंड बनाया गया है 1956 में। ठीक है, जो कि बनाया गया है जो टू एक्सेलरेट द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज को
कि ग्रोथ के लिए टू डेवलप हैवी इंडस्ट्रीज। पहले छोटी छोटी इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा थी, इसलिए ज़्यादा हैवी ग्रोथ नहीं हो रही थी उनकी, तो हैवी इंडस्ट्रीज को सेटअप किया गया। टू एक्सपेंड पब्लिक सेक्टर को एक्सपेंड किया गया टू रिड्यूस डिस्पैरिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। इनकम और वेल्थ में डिस्पैरिटीज को रिड्यूस किया गया। सेम लेवल के एम्प्लॉय को सेम इनकम असाइन की गई, चाहे वो मतलब किसी भी कास्ट सेक्स रेशियो कोई चीज़ मैटर नहीं करती थी। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी। टू प्रिवेंट मोनोपोलीज एंड कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम इन द हैंड ऑफ अ स्मॉल मेंबर ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, मतलब कोई एक बंदा है जो कोई एक इंडस्ट्री मोनोपोली गेन ना कर ले, हाँ भाई जो मतलब अपनी मनमानी ना चलाए, तो इसकी को भी ध्यान में रख के ये जो पॉलिसीज बनाई गई। इसके फीचर्स क्या हैं? फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। इसमें क्या है? न्यू क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज वर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, 3 शेड्यूल्स डिपेंडिंग ऑन रोल ऑफ स्टेट। शेड्यूल ए में क्या किया गया? 17 इंडस्ट्रीज लिस्टेड इन शेड्यूल ए whose future development would be the responsibility of state। जिसकी मतलब फ्यूचर की जो डेवलपमेंट है वो स्टेट की जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शेड्यूल बी 12 इंडस्ट्रीज वर इंक्लूडेड इन शेड्यूल बी। प्राइवेट सेक्टर could supplement the effort of public sector with the state taking role responsibility for starting new units। इसमें क्या है? जो लिमिटेड कंपनीज हो जाती हैं शेड्यूल बी में वो सब आ गई। और शेड्यूल सी अदर रेजिडुअल इंडस्ट्रीज वर लेफ्ट ओपन टू प्राइवेट सेक्टर। और जो सी में जो है वो प्राइवेट सेक्टर के लिए जो इंडस्ट्रीज आ गई वो इसमें सी में थी। स्ट्रेस ऑन द रोल ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। हैवी इंडस्ट्रीज आने के कारण क्या हो गया था? जो स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज थी उनको मतलब उनका रोल कम हो गया था और वो मतलब बहुत सिक यूनिट के रूप में उभर कर आई थी। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, ठीक है, और इसमें क्या इम्पोर्टेंट और चीज जोड़ दी गई थी? इंडस्ट्रियल लाइसेंस। अगर किसी को इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो वो गवर्नमेंट से लाइसेंस लेगा। ओके। इंडस्ट्रियल कंसेशन वर ऑफर्ड entrepreneurs for establishing industry in the backward regions of the country। जो मतलब बैकवर्ड एरियाज में अपनी इंडस्ट्री सेटअप करेगा तो गवर्नमेंट क्या उसे कंसेशन प्रोवाइड करेगी। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी कंसेशन दे सकते हैं या फिर रेंट कंसेशन दे सकते हैं। तो ऐसे ऐसे कंसेशन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है टू मोटिवेट द एंटरप्रेन्योर्स, ताकि वो अपनी इंडस्ट्रीज हैं वो मतलब ऐसे इलाके में भी इस्टेब्लिश करें, सेटअप करें जहाँ पर ज़रूरत है, बजाय कि मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में या फिर मतलब मिनी सिटीज़ में जो प्रेफर करते हैं ताकि मटेरियल इजीली मिल जाए। तो जो गवर्नमेंट है उनको मतलब सब्सिडी वगैरह भी प्रेफर करती है जो बैकवर्ड एरियाज में अपनी इंडस्ट्री सेटअप करते हैं। नाउ कम टू पब्लिक सेक्टर। देखो मैं आपको सब लोगों को एक बात कहना चाहूँगी गाइस, मैं बहुत डिटेल में बता रही हूँ, ऐसा कोई भी नहीं बताएगा आपको। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है देन आप कमेंट में मुझे प्लीज़ मेंशन कीजिएगा कि हाँ मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, आप मतलब क्लियर कर दीजिए, या फिर कुछ कोई भी बात है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उससे मुझे भी ये पता चलेगा कि हाँ कहाँ पर कुछ कमी रह गई है, कैसे मैं इम्प्रूव करूँ और कैसे मतलब आप लोगों को अच्छे से अच्छा मैटर कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊँ। ओके। अगर आप लोग मुझे बोलोगे कि हाँ मैम एक्सरसाइज भी आप करा दीजिए, ठीक है, तो मैं आपको एक्सरसाइज भी ज़रूर कराऊंगी, लेकिन वो सब आपके कहने पर ही होगा। ओके। नहीं तो हम रेगुलर बेसिस पे ऐसे क्लासेस अपनी लेते रहेंगे। पब्लिक सेक्टर, ठीक है। पब्लिक सेक्टर कंसिस्ट ऑफ ऑल इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एंटरप्राइजेज विच आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट एंड मैनेज आइदर बाय गवर्नमेंट or itself by some other agency on behalf of the government। Role of public sector: lack of capital with the
प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, कैपिटल की कमी थी, लैक ऑफ इंसेंटिव अमंग द उस टाइम पे जो अभी भी एज कंपेयर टू हम बात करें पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर इतना ज़्यादा वेल एस्टेब्लिश्ड नहीं है, क्योंकि जो मतलब प्राइवेट वाले लोग क्या करते हैं, विद लेस कॉस्ट मोर एफिशिएंसी, और गवर्नमेंट में क्या है, हाई सैलरी विद लो एफिशिएंसी, ठीक है। ये चीज मतलब बहुत मायने रखती है, तो इसलिए क्या है, पब्लिक सेक्टर एज कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर लेग कर जाता है। ओके, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज to prevent concentration of economic power, to promote import substitution, ठीक है। imports के substitution को प्रमोट किया गया पब्लिक सेक्टर में, कि हम कुछ जिस फॉर एग्जांपल हम मैगी का एग्जांपल ले सकते हैं कि मैगी फॉरेन की कंपनी है, लेकिन इंडिया में क्या हुआ, मतलब इंडिया में जो पतंजलि मैगी जो आटा नूडल्स हैं, तो वो क्या हो गया, एक सब्स्टिट्यूट हो गया उस इंपोर्ट का। तो हमें मतलब हर चीज का अपना एक सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेना है कि हाँ, हम उस प्रोडक्ट को प्रेफर ना करके अपनी होम कंट्री का प्रोडक्ट को प्रेफर करें, ठीक है। प्रॉब्लम्स ऑफ पब्लिक सेक्टर, अनप्रॉफिटेबल प्राइसिंग, ठीक है, मतलब पब्लिक सेक्टर जो होता है वो मेनली प्रॉफिट अर्न के लिए नहीं होता, फॉर पब्लिक के लिए होता है, बजाय कि एज कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। ओवर स्टाफिंग हो जाती है, मैनेजमेंट गैप्स हो जाते हैं, और बहुत लंबा जो काम चलता रहता है, पेंडिंग वर्क रहता है, अनयूटिलाइजेशन ऑफ गैप्स, ओके, इनएडुकेट ऑटोनॉमी, हाई लॉसेस, बर्डन ऑफ सिक यूनिट्स, ठीक है, बहुत सारी सिक यूनिट्स से उनका बर्डन रहता है। तो पब्लिक सेक्टर में इतना मैनेज्ड काम नहीं था उस टाइम पे, तो ये चीज़ें मतलब फेस करनी पड़ रही थी उस टाइम पे पब्लिक सेक्टर को। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, SSI, a small scale industries is presently defined as the one whose investment does not exceed 5 करोड़, ठीक है। जिसका इंडस्ट्री की जो है इनकम है, वो इन्वेस्टमेंट है, वो 5 करोड़ से ज़्यादा ना हो, तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहलाएगी। करेक्टरिस्टिक ऑफ SSI, लेबर इंटेंसिव एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड, ठीक है। इसमें मशीन्स का कम से कम यूज़ किया जाता है, क्योंकि अगर मतलब वो उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो हाई मशीन्स यूज़ कर सकें। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेस कैपिटल इंटेंसिव, मैंने बताया आपको मशीन को, लेबर इंटेंसिव ज़्यादा फोकस करते हैं उस पर, क्योंकि लेबर चीप मिल जाता है एज कंपेयर टू मशीन, बहुत मतलब कैपिटल लगाना पड़ता है उस पर। एक्सपोर्ट प्रमोशन, ठीक है। सीड बेड्स फॉर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है। शो लोकेशनली फ्लेक्सिबिलिटीज, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं तो उनको शोज लोकेशनली फ्लेक्सिबिलिटी, तो वो मतलब ज़्यादा ये नहीं कि हाँ उनका बहुत बड़ा सेटअप है, वो वहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, तो वो इजीली कर सकते हैं। प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, डिफ़िकल्टी ऑफ फाइनेंस, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं तो उनको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती थी इन फाइनेंस में, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा लोन देने के लिए कोई तैयार नहीं होता था, क्योंकि स्मॉल यूनिट्स हैं, क्या पता कब बंद हो जाए। शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, वो उनके पास इसीलिए रहता था क्योंकि मतलब फाइनेंस की प्रॉब्लम उनके पास रहती थी। डिफ़िकल्टी ऑफ मार्केटिंग, क्योंकि मार्केटिंग में क्या होता है, मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट आती है उन एडवर्टीजमेंट में, बैनर्स में, प्रमोशन में, तो वो इतनी हाई कॉस्ट बियर नहीं कर सकते, तो उनको डिफ़िकल्टी रहती है अपने प्रोडक्ट को मतलब कंज्यूमर तक पहुंचाने में। आउटडेटेड मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स, अगर वो मशीन्स और इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं तो वो मेनली सेकेंड हैंड मशीनरी का ज़्यादा यूज़ करते हैं एज कम्पेयर टू फर्स्ट हैंड मशीनरी, तो वो बहुत मतलब अच्छी आउटडेटेड होती है उसकी जो टेक्नोलॉजी होती है, और वो मतलब स्लो होती है एज कम्पेयर टू न्यू मशीनरी। कंपटीशन फ्रॉम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, और उनको फेस करना पड़ता है, वैसे तो हैं वो स्मॉल इंडस्ट्रीज
बट उनको क्या करना पड़ता है, लार्ज इंडस्ट्रीज से कंपटीशन फेस करना पड़ता है। फॉरेन ट्रेड, ठीक है, फॉरेन ट्रेड क्या है, हमने कल भी डिस्कस किया था फॉरेन ट्रेड क्या था। उस टाइम पे फॉरेन ट्रेड क्या था, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस रॉ मटेरियल वाज एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन इन अबंडेंस। ऑन द अदर हैंड फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन वर इंपोर्टेड इनटू इंडिया। Notably, our balance of trade was favorable. Exports ज़्यादा थे as compared to imports. After independence, India foreign trade recorded a noticeable change, such as decline in percentage share of agriculture exports. ठीक है, उसमें एग्रीकल्चर जो सेक्टर के एक्सपोर्ट है उसमें डिक्लाइन आएगी। इंक्रीज इन परसेंटेज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इन टोटल एक्सपोर्ट। ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि हाँ यहाँ पर अच्छी इंडस्ट्रीज सेटअप हुई हैं और अपने प्रोडक्ट को खुद मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और फिर हमने एक्सपोर्ट किया है। तो ये साइन ऑफ डेवलपमेंट दिखा रहा है। चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड एंड इम्पोर्ट ट्रेड, ठीक है, ये समझ आ गया ही होगा आपको। डायरेक्शन में चेंज हो गया, जो एक्सपोर्ट ट्रेड था मतलब जो हमें एक्सपोर्ट हमारे बढ़ गए थे और वो भी मतलब पहले तो हम एक्सपोर्ट करते थे हमारा रॉ मटेरियल, लेकिन जो अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो फिनिश्ड गुड जो हम कर रहे हैं एक्सपोर्ट। डिक्लाइन ऑफ ब्रिटेन एज मेन ट्रेडिंग पार्टनर, ठीक है, ब्रिटेन जो हमारा पहले क्या था, मेन ट्रेडिंग पार्टनर था, वो नहीं रहा अब, ठीक है। ट्रेड पॉलिसी, इन द फर्स्ट 5 year plans of India, the trade was commonly called an inward-looking trade strategy. The strategy is technically known as import substitution. Import substitution means substituting import with domestic production. यहाँ पर हमने क्या किया, जो हमारा इम्पोर्ट था उसको सब्सटीट्यूट किया हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स के साथ, ठीक है। जैसे हम फॉर एग्जांपल जो कपड़ा है, जैसे फॉर एग्जांपल कपड़ा आता था फॉरेन से, लेकिन हम अब क्या कर रहे हैं, हमारी जो इंडस्ट्री सेटअप हुई है हम कपड़ा खुद बना रहे हैं। तो बजाय कि हम फॉरेन की कंपनी का कपड़ा यूज़ करके प्रोडक्ट बनाएं, तो हम इंडिया की कंपनी से ही वो कपड़ा लेकर अगर प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो एज कम्पेयर टू कॉस्ट भी उसकी कम होगी और वो जो प्रॉफिट हैं वो इंडिया में ही रहेंगे और इंडिया की भी ग्रोथ होगी। इट हेल्प टू सेव फॉरेन एक्सचेंज बाय रिड्यूसिंग इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स, ठीक है, इम्पोर्ट्स जो हमारे थे वो हमने कम किए। क्रिएटेड अ प्रोटेक्टेड मार्केट एंड लार्ज डिमांड फॉर डोमेस्टिकली प्रोडक्ट गुड्स। उस टाइम पे पहले जो था बिफोर इंडिपेंडेंस जो है डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स की जो है वो मतलब मार्केट बिल्कुल गिर गई थी, लेकिन अब जो लोग हैं वो डिमांड इंक्रीज हो गई है फॉर डोमेस्टिकली प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोड्यूस्ड गुड्स, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स। That is help to build a strong industrial base in our country which directly leads to economic growth, ठीक है। ये होपफुल आपको सब समझ आ गया होगा। ये सब वही बार बार रिपीट हो रहा है। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग मैंने आपको बता दिया। लाइसेंसिंग इज अ टूल फॉर चैनलाइजिंग scarce resources in predetermined priority sector of an economy. The Industries Development and Resolution Act IDRA was enacted in 1951, ठीक है। ये मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको फर्दर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे तब भी बहुत इम्पोर्टेंट है। IDRA जो कब इनेक्ट हुआ था 1951 में। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ IDRA क्या था, optimum utilization of scarce foreign exchange resources under this act the following, ठीक है, were applicable. Balanced regional development, avoidance of monopoly, जो एक इंडस्ट्री के हाथ में जो पावर रहती है वो खत्म हो गई थी। रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट इन अकॉर्डेंस विद प्लान प्रायोरिटीज, ठीक है। तो मेन कंक्लूड जो हम करेंगे इसको ये करेंगे, जो पहले था
उससे हमारी क्या हुई, मतलब इंडस्ट्रीज सेटअप हुई, इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हुई। हमने क्या किया, हमने अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया। एक्सपोर्ट हमारे तब भी होते थे पर उस टाइम पे रॉ मटेरियल के होते थे, लेकिन अब हमने क्या किया, फिनिश्ड प्रोड्यूस को क्या करना शुरू कर दिया था, एक्सपोर्ट को। ठीक है, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को हम एक्सपोर्ट करते थे। इंपोर्ट का हमने सब्सटीट्यूशन मतलब हम ढूंढ रहे थे, और हम डोमेस्टिकली जो प्रोड्यूस थे उसको ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे। ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव है वो यही था। ठीक है, परमिट लाइसेंस राज। ठीक है, द लाइसेंसिंग अथॉरिटीज मैनी अ टाइम्स ग्रांटेड लाइसेंस टू बिग बिजनेसेस हाउसेस विदाउट प्रॉपर स्क्रूटनी ऑफ देयर एप्लीकेशन। लाइसेंस का जो एक ये बहुत मतलब एक पॉइंट जो लैक किया था कि इंडस्ट्रीज को लाइसेंस तो दिया जा रहा था, पर उसमें भी क्या हो रही थी, उसमें भी जो ब्यूरोक्रेट्स थे, और उसमें भी क्या हो रही थी, माल प्रैक्टिसेस हो रही थी कि हाँ कुछ पैसे देकर लाइसेंस क्लीन कर लिया जाता था। तो उस पर भी फिर बाद में फर्दर क्या हुए, रेगुलेटरी बॉडीज आई जो ये चीज़ें देखे कि हाँ किसे लाइसेंस दिया जा रहा है, क्या वो ठीक भी है या नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें हुई, ऐसे ऐसे धीरे करके हमारी जो कंट्री है वो पुअर कंट्री से डेवलप कंट्री के रूप में उभर कर आई। तो होपफुल आपको सब कुछ समझ आया होगा, और नेक्स्ट चैप्टर में हम और डिस्कस करेंगे कैसे एलपीजी आया। एलपीजी स्टैंड फॉर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इससे जो और भी चीज़ें जो इंडस्ट्री की ग्रोथ और जो कंट्री की ग्रोथ और भी ज़्यादा इन्हांस हुई। ओके, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 3 में डिस्कस करेंगे। तो बी रेडी फॉर दैट गाइस। और आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो, हमें कोई किसी चीज़ की वैसे कोई नीड नहीं है, बस सब्सक्राइब मैं इसलिए बोलना चाहूँगी कि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी न्यू वीडियो की। ठीक है, क्योंकि हमारे वीडियोस में ना ही कोई एड्स होते हैं, ना ही कोई प्रमोशन एक्टिविटीज़ हमने लगाई हुई होती हैं। तो हमारे सिर्फ एजुकेशनल वीडियोस हैं। होपफुल आप सब लोगों को पसंद आई होंगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और कोरोना से बचे रहिए, अपने आप को सेफ रखिए, घर पे रहिए।